बदलता हुआ जापान। सुविख्यात अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, विचारक, लेखक एवं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत वाणिज्य सचिव, भारत सरकार के दायित्व भरे पद पर रहने के साथ साथ योजना आयोग के सुपरिचित हस्ताक्षर रहे श्री एन.के. सिंह ने अपने अनुभव के बारे में मेरी पुस्तक में लिखा। जापानी समाज आज कुछ मौलिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है, जिससे जापानी समाज बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं, इस परिवर्तन ने उनके कार्य, अवकाश और पारिवारिक दायित्वों के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी गहराई से प्रभावित किया है। इनसे संबंधित कुछ परिवर्तनों का विवरण यहाँ प्रस्तुत है। जापानी आबादी का 33% भाग 60 साल से ऊपर है। 25.9% आयु 65 या उससे ऊपर की आयु है और 12.5% उम्र 75 या उससे ऊपर की उम्र है। जापान में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग कुल आबादी का 5वां हिस्सा हैं, जिसके वर्ष 2050 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने का अनुमान है। सन 1920 के बाद जनगणना शुरू होने के बाद से जापान की आबादी पिछले 5 वर्षों में लगभग 10 लाख तक घटी है। देश की घटती अर्थव्यवस्था के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण खबर है। इसका असर निश्चित रूप से घरेलू खपत, उपयोग के बदलते स्वरूप और कुशल श्रमिकों पर होगा, जो कि देश की उन्नति के लिए जरूरी है। नवीनतम जनगणना के अनुसार वर्ष 2010 और 2015 के बीच के समय में 127.1 मिलियन आबादी में 0.7% की गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक सन 2100 तक ये आबादी लगभग 83 मिलियन तक गिर सकती है, जिसमें से 35% जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की होगी। यहाँ तक कि अगर प्रति स्त्री एवं बच्चों की जन्म दर 1.4 से 1.8% तक बढ़ भी जाए, जो कि प्रधानमंत्री अबे का लक्ष्य है, तब भी आबादी को 100 मिलियन से नीचे गिरने से रोकने में मुश्किल होगी। देश को इस स्थिति से उबारने के लिए प्रधानमंत्री का एबिनॉमिक्स अभियान एक बड़े दबाव में आ गया और इसका कारण रही थमी अर्थव्यवस्था, जिसका किसी को अनुमान भी नहीं था, जिसने वर्ष 2015 की आखिरी तिमाही में जन्म दर को 1.4% की वार्षिक दर से सिकोड़ कर रख दिया। भविष्य में इन रुझानों से आबादी की गिरावट में और तेजी आने की संभावना है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी की देखभाल के लिए भी परिवारों पर तनाव बढ़ रहा है। जापान एक ऐसा समाज है जहां बुजुर्ग लोगों का बहुत सम्मान रहा है और अब भी ये सम्मान वैसे ही कायम है, जिसको बनाए रखने में वर्तमान परिवारों के समक्ष कई चुनौतियां हैं। आज वहां परिवारों में वित्तीय संकट खड़ा हो रहा है, जिसकी पूर्ति वृद्ध लोगों की पेंशन या सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां भी नहीं कर पा रही हैं। दूसरा बिंदु ये है कि इससे गैर बुजुर्ग आबादी को दूर स्थानों में, यहाँ तक कि घर से बाहर जाकर काम धंधा करने में भी परेशानी आ रही है। एक और रोजगार या नौकरी करने की चुनौतियों से निपटना, तो दूसरी ओर बुजुर्गों की देखभाल। इस दोहरी मार से जापान का परंपरागत ढांचा प्रभावित हो रहा है। जापान ने अपने पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक व्यवस्था के विघटन को रोकने के लिए जो नीतियां बनाई थी, उसका अधिक कड़ाई से पालन चल रहा है। नियंत्रित अप्रवासन नीति और उसे उच्च प्रशिक्षित कर्मियों तक सीमित रखने से श्रम की कमी को अधिक गहराई से महसूस किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मशीनीकरण ने गति को बढ़ाया है और मनुष्यों की जगह पर रोबोटों का इस्तेमाल करने के लिए कई बड़ी निर्माण इकाइयां प्रतिस्पर्धात्मक दबाव में हैं। उदाहरण के तौर पर प्रतिष्ठित टोयोटा कारखाने में जब मेरा पिछली बार जाना हुआ, तो मैं यह देखकर दंग रह गया कि वहां बड़े आकार के रोबोटों की संख्या बहुत अधिक थी और वहां उस बड़े फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में विभिन्न चरणों के उत्पादन में प्रारंभ से अंतिम चरण तक एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा।
सिवाय अंतिम चरण का परिणाम देखने के अलावा। ये मुझे अवास्तविक लगा कि वह मानव रहित टोयोटा कारखाना ऊंची गुणवत्ता वाली कारें अपने उपभोक्ताओं और निर्यात के लिए निर्मित कर रहा था। जो मैंने टोयोटा में देखा वही अब पूरे जापान की उत्पादन प्रक्रिया में पूरी सूक्ष्मता के साथ चल रहा है। अब एक अंतिम मुद्दा बचता है कि क्या रोबोट पुरुषों की जगह ले सकता है? क्या कृत्रिम इंटेलिजेंस मानव क्षमताओं की जगह ले सकती है? ये सैद्धांतिक मुद्दे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जापान ने एक उदार आव्रजन नीति के स्थान पर एक नियंत्रित आव्रजन नीति को अपनाया है और बुजुर्ग वर्क फोर्स के स्थान पर रोबोट से काम करने के विकल्प को चुना है। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई अन्य सामाजिक परिवर्तन हुए, जिनमें से एक है जापानी महिलाओं में अधिक आयु में विवाह करने की प्रवृत्ति का बढ़ना। उच्च शिक्षा प्राप्त जापानी महिलाएं अब पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार गृहिणी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि नौकरी करते हुए स्वयं को सशक्त बनाने की इच्छा रखती हैं। जापानी महिलाओं का विश्वास इस ओर तेजी से बढ़ा है कि विवाह पूर्व की स्वतंत्रता एक आभासी स्वतंत्रता है और विवाह न केवल कार्य और अवकाश के बीच के समय के वितरण को प्रभावित करता है, बल्कि इसमें अन्य दायित्वों का भी दबाव बढ़ता है। उनके ऊपर केवल एक कामकाजी पति की देखभाल करने के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार को बढ़ाने की भी जिम्मेदारी है। भले ही महिलाओं के अन्य दायित्व हों, पर उसके बावजूद भी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अंत तक बच्चों की जिम्मेदारी और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व भी महिलाओं पर ही होता है। जापान में विवाह की औसत उम्र बढ़ रही है। वर्ष 1970 में यह 25 वर्ष थी और अब यह लगभग 30 वर्ष है। एक और जहां वर्ष 1970 में 5% जापानी महिलाओं ने 35 से 39 वर्ष की आयु में विवाह नहीं किया था, वही वर्ष 2005 में समान आयु वर्ग की लगभग 20% महिलाओं ने विवाह नहीं किया था। जापान सबसे कम कुल प्रजनन दर वाले 10 शीर्ष देशों में कभी नहीं रहा है। एक महिला अपने जीवन काल में बच्चों की औसत संख्या अवश्य पूरी करती है। वर्ष 2005 से कुल प्रजनन दर अपने न्यूनतम स्तर अर्थात प्रति महिला 1.26 बच्चों तक हो गई। उसके बाद कुल प्रजनन दर में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। हालांकि सरकार इसमें वर्ष 2015 तक लगभग 0.01 अंक की गिरावट की उम्मीद कर रही थी। परिणाम स्वरूप कुछ खबरें सुर्खियों में आ ही जाती हैं, जैसे जापान में रिकॉर्ड की गई अब तक की न्यूनतम जन्म दर और जापान में गिरते जन्म दर का अलार्म। हालांकि इन आंकड़ों में गिरावट का मतलब ये नहीं कि महिलाओं ने कम बच्चों को जन्म दिया। अगर संभावित माताओं की संख्या घट रही है तो निश्चित रूप से पैदा होने वाले बच्चों की कुल संख्या में भी पिछले वर्ष से कमी आएगी। 35 से 39 वर्ष की जापानी महिलाओं में से 30 से 34 तथा 30 से 34 वर्ष की जापानी महिलाओं में से 25 से 29 संभावित माताएं हैं। दुनिया के और देशों के मुकाबले बुजुर्गों की संख्या में भी बढ़ोतरी जोड़ दें तो जन्म दर में भी गिरावट आएगी। जापान में आज अधिकांश एकल परिवार हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तर अमेरिका में होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ ही विवाहित दंपति अपने बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चे कभी कभी शायद अपने दादा दादी के साथ, लेकिन अधिकांशतः जापानी परिवार आज अमेरिकी परिवार की तरह ही एकल दिखता है। एक और पहलू जिसने जापानी समाज और उसकी मानसिकता को जकड़ा वह है बदलता भौगोलिक परिवेश। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के तुरंत बाद एक शांतिवादी नियम अपनाया और विशेष रूप से स्वरक्षा के उद्देश्यों को छोड़कर अधिक सैन्य बल बढ़ाने से स्वयं को रोका। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त रक्षा प्रणाली पर सहमति बनी, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, परंतु जापानी संविधान बनाते समय इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी। शांति संघ ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 में निर्दिष्ट संयुक्त आत्मरक्षा के जापान के अधिकार को स्वीकार किया। ये सब हुआ एक भ्रांत धारणा की वजह से,
कि संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी क्षेत्रीय खतरे से जापान को सुरक्षा की गारंटी देगा। इसने अपना काम भी बहुत अच्छे ढंग से किया। अगर अमेरिका जापान की क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी का जिम्मा निभा रहा है तो जापानी अपनी ऊर्जा देश को सुपर आर्थिक शक्ति बनाने में केंद्रित कर सकते थे। युद्ध के बाद जापानियों की आर्थिक उन्नति और ताकत की शानदार सफलता वास्तव में आश्चर्यजनक रही है। बदलते और जटिल क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण में प्रमुख शक्तियों के बीच कुछ रिश्तों में इस तरह के उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। उनमें से भारत और जापान के बीच संबंध उल्लेखनीय हैं। भारत जापान असैन्य परमाणु सहयोग समझौते, जापान भारत समुद्री सुरक्षा साझेदारी और भारत अमेरिका मलबार में जापान की स्थायी सदस्यता ऐसे कुछ प्रमुख घटनाक्रम हैं जिन्होंने एशियाई देशों में कमजोर संबंधों की डोर को तेजी से बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंधों में परिवर्तित किया है। प्रमुख बात यह है कि इससे अमेरिका का आर्थिक प्रभुत्व और उसका नेतृत्व दबाव में आ गया। अमेरिका ने खुद से ये सवाल बार बार किया कि दूसरे देशों की सुरक्षा, खासतौर से जापान जैसे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना क्या ठीक है? जापान अपनी रक्षा में किए गए खर्चों को अधिक से अधिक मात्रा में स्वयं क्यों नहीं वहन करे? जाहिर है कि ये मुद्दा जापान कोरिया की नीति के साथ साथ उत्तर और दक्षिण कोरिया और साथ ही उभरती हुई शक्ति चीन से भी जुड़ा है। जापान उत्तर कोरिया और चीन दोनों से सुरक्षा हेतु खतरे का सामना कर रहा है। सेंकाकू मुद्दे के तहत चीन के पूर्वी चीन समुद्र और दक्षिण चीन समुद्र पर अपनी दावेदारी पेश करने से ये मुद्दा और प्रमुखता से सामने आया। इसने कई सवाल पैदा कर दिए। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ा है क्योंकि चीन का सैन्य बल एशिया में काफी आधुनिक है। चीन और जापान दोनों के मध्य विवाद राष्ट्रवादी जुनून बन गया और इसने राजनेताओं पर दबाव बनाया कि वे इस मुद्दे पर कठोरता से पेश आएं और किसी भी तरह कोई संभावित हल निकालें। उपरोक्त कारणों से जापान में संवैधानिक समीक्षा करने के बारे में सार्वजनिक बहस बढ़ रही है। एविनोमिक्स की हाल की सफलता दो बातों में दिखाई पड़ रही है: जापानी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में और इसके संविधान की समीक्षा करने की प्रक्रिया में। लेकिन ये भी आसान नहीं है क्योंकि जापानी नागासाकी और हिरोशिमा के विनाशकारी परिणामों को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। जापान का रणनीतिक रूप से तकनीकी निर्यात करने का प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अर्थ में जापान एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा है जहां चीन के साथ साझेदारी पर समीक्षा की जरूरत है। चीन पारंपरिक रूप से बड़े जापानी निवेशों के प्रमुख उपभोक्ता के रूप में था। अब जापान परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है क्योंकि जापानी कंपनियां चीन के बाहर अपने निवेशों को कई अन्य देशों में पुनर्स्थापित करने की खोज कर रही हैं। चीन में कुशल श्रम शक्ति की आपूर्ति अपने अंतिम दौर में है। वहां की जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है और वेतन वृद्धि का मुद्दा भी है। पहले की प्रतिस्पर्धा में जापानी कंपनियों का अस्तित्व खतरे में है। इसके अतिरिक्त जापान अपने विनिर्माण केंद्रों और चीन के बाहर के अपने निवेश को विविधता देना चाहता है। यही कारण है कि जापान भारत को एक बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी के रूप में देख रहा है। जापान के रणनीतिक दृष्टिकोण के ये बदलते पहलू न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में कुछ दूरगामी संरचनात्मक परिवर्तन लाएंगे। परंपरागत जापानी समाज में वर्तमान में कई विरोधाभास और दबाव हैं। क्या वे जापान में एक सुव्यवस्थित बदलाव कर पाएंगे? क्या वे सुरक्षा के हित को देखते हुए राष्ट्रवाद का प्रबंधन कर सकेंगे? इन सभी प्रक्रियाओं में क्या वे अपनी परंपरागत सुंदरता, प्रकृति से प्यार, वृद्धों के प्रति सम्मान और परंपरागत मूल्य तथा संस्कृति को धारण किए हुए समाज को बनाए रख सकते हैं? बेशक जापान परिवर्तन के दौर में है। ये सुव्यवस्थित बदलाव कैसे होगा? निरंतरता और परिवर्तन का सह अस्तित्व क्या संभव होगा? क्या यह सामाजिक रूप से विघटनकारी होगा? ये तो केवल समय बताएगा।
लेकिन जापानी चरित्र के लचीलेपन और अनुशासन को देखते हुए ये आशा तो बनती ही है कि ऐसा संभव हो सकेगा। हम भारतवासी जापान के सुखद एवं भविष्य उत्थान की मंगल कामना करते हुए जापान के प्रति अपने सहयोग और सौमनस्थ को उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। आशा है कि इस पवित्र भावना में शीला झुनझुनवाला की पुस्तक चेरी फूले मधुमास एक आवश्यक मजबूत कड़ी साबित होगी।